हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी के लिए पेडागोजी और सीडीपी की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पिछले साल वाले एग्ज़ाम की सारी वीडियो देख लीजिए। वहाँ से आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम आज करने वाले हैं वृद्धि और विकास। बच्चे में होने वाले वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे। आई होप क्लास जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप जो है थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पेपर का लेवल काफ़ी हाई रहता है। निगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है, पर पेपर जो है काफ़ी हाई लेवल का रहता है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यहाँ पर देख लेते हैं वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले वृद्धि एवं विकास में अंतर समझने के लिए ये समझना होगा कि वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि शरीर के भार में हमारे अंतर हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जो आकार है वो बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं वृद्धि के अंतर्गत। इसकी जो हाइट है आप उसको नाप सकते हैं, बच्चे का वजन जो है उसको तोल सकते हैं। वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं वृद्धि क्या है। ऊंचाई हो गई है, भार, चौड़ाई, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि जो है ये क्या कहलाएंगे, ये वृद्धि, या आप इसको अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि ये वृद्धि होती है। चलिए अब जान लेते हैं विकास क्या है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं। ये कब से शुरू हो जाता है, जो कि गर्भकाल से शुरू होता है, मृत्यु के पश्चात भी निरंतर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। शारीरिक एवं मानसिक क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति विकास कहलाती है। बच्चे के अंदर जो है शारीरिक रूप से कुछ बदलाव हो रहा है, उसके मानसिक रूप में कुछ बदलाव हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, ये उसका विकास कहलाती है। और ये बच्चे के माता जो है बच्चे के जन्म से पहले जब गर्भ धारण करती है तब से ही ये शुरू हो जाता है, और उसके जीवन पर्यंत की प्रक्रिया में विकास जो है ये चलता रहता है। वृद्धि एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, पर विकास नहीं रुकता है। हमने यहाँ पर जान लिया कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, आप इसको अभिवृद्धि भी बोल सकते हैं और वृद्धि भी बोल सकते हैं। तो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका क्या डिफरेंस है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास आंतरिक होता है। अर्थात क्या होता है, वृद्धि जो होती है हमारी, जो उसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वो दिखती है कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसके बाल लंबे हो रहे हैं। और जो विकास होता है वो आपको दिखता नहीं है, वो आंतरिक होता है, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके व्यवहार में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसको नाप नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आंतरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर देख लेते हैं, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। जैसे बच्चे की आप हाइट की बात कर लेते हैं, तो वो उसकी एक एज होती है, जब तक वह टीनेजर होता है तब तक ही उसकी एज बढ़ती है, उसके बाद उसकी एज नहीं बढ़ती है। और विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकता है। देखते हैं पॉइंट नंबर 3। वृद्धि का अर्थ संकुचित है, यह विकास के अवयवों में से ही एक है। जबकि विकास का अर्थ क्या होता है, विकास का जो अर्थ है वो व्यापक है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी इसमें शामिल होते हैं। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है, वृद्धि आपको शरीर की लंबाई में, भार में, इन्हीं चीज़ों में आपको दिखती है। पर जबकि विकास क्या करता है, विकास शारीरिक रूप से भी होता है, बौद्धिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से होता है और संवेगात्मक रूप से भी ये होता है। तो विकास का अर्थ कैसा माना गया है, ये व्यापक माना गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अंतर इनमें क्या है। यहाँ पर दिया है, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, जबकि विकास की एक दिशा जो है ये निश्चित होती है। पॉइंट नंबर 5 में दिया है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है।
यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में दिया है अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि विकास जो है संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में दिया है अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, उदाहरण ऊंचाई, भार और सीधी माप इसकी की जा सकती है, जबकि विकास जो है संपूर्ण पक्षों में होता है, उसमें परिवर्तन दिखते हैं, तो ये आप माप नहीं सकते हैं। अगर किसी का मानसिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए कोई स्केल नहीं है कि आप उसको नाप लें कि कितना परिवर्तन हुआ है, या किसी का विकास हो रहा है तो आप ये नहीं देख सकते हो कि उसकी बॉडी में कितना विकास हुआ है। तो विकास को आप नहीं माप सकते हो, जबकि वृद्धि को आप माप सकते हो। तो ये जो इन डिफरेंसेस हैं इनमें वृद्धि और विकास में हो गए हैं। आई होप ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे जो वृद्धि और विकास को लेकर थे। यहाँ पर कुछ अवस्थाएं हैं तो जो मनोविज्ञान के द्वारा मानी गई हैं बच्चे की, तो उसको हम देख लेते हैं इन्होंने क्या मानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था जो है कब से कब तक की एज रहती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की एज को हम क्या रखते हैं? शैशवावस्था में रखते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा जो है अपने माता पिता पर निर्भर करता है। वह किसी से इतना परिचित नहीं होता है जितना कि अपने माता पिता से होता है, उन्हीं से सीखता है। उसके लिए वो प्राथमिक संस्था का काम करते हैं। और ये जो एज होती है ये होती है एक सेंसरी मोटर एज भी इसको आप बोल सकते हैं। इसमें बच्चा जो है संवेदी कामक क्रियाएं करता है, जैसा कि जीन प्याजे ने भी अपने सिद्धांतों में दिया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दी हुई है। यहाँ पर दी हुई है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की आप एज मान सकते हैं तो कितनी होती है? आप इसको मान सकते हैं 2 से 5 वर्ष। ये एज जो है मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से डिफाइन की है, सबके अपने मत हैं, उसी के अनुसार इन्होंने एज में चेंजेस किए हैं। कहीं पर इसको 2 से 6 वर्ष भी माना गया है। इस एज को हम बोलते हैं टॉय एज। बच्चों को इसमें अपने खिलौनों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनमें जीववादी चीज़ें देखते हैं, वो अपने खिलौनों को जीवित मानते हैं। और इसी एज को हम क्या बोल सकते हैं? इसी एज को हम बोल सकते हैं प्री स्कूल एज। 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है ये प्री स्कूल एज होती है, अर्थात बाल वाटिका के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं। यहाँ पर हमने जान लिया है पूर्व बाल्यावस्था। अब जान लेते हैं मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए इसकी एज हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दी हुई है। यहाँ पर एज दी हुई है लड़कों के लिए 6 से 12 वर्ष है और लड़कियों की 6 से 10 वर्ष है। इस एज को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। इस एज में बच्चे क्या करते हैं? अपना गैंग बनाना वो सीख जाते हैं, गैंग में रहना सीखते हैं, समूह में रहना उन्हें पसंद होता है। लड़के जो हैं अपना अलग समूह बनाना शुरू कर देते हैं और लड़कियां जो हैं अपने अलग ग्रुप में रहना पसंद कर देती हैं। तो ये हो जाती है हमारी मध्य बाल्यावस्था की बात या उत्तर बाल्यावस्था की बात। इसकी एज में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। कहीं कहीं पर इसको 6 से 11 वर्ष भी दिया हुआ है और कहीं कहीं पर इसको 6 से 12 वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं किशोरावस्था। बात कर लेते हैं किशोरावस्था की। तो इसको भी हमने 2 अवस्थाओं में डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ पर इसकी एज क्या दी हुई है? यहाँ पर दी हुई है बालक के लिए 13 से 14 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष। और इसमें जो हम पूर्ण किशोरावस्था की एज के अंतर्गत रखते हैं तो वो है 12 से 18 वर्ष। तो आप मोटा मोटा इसको याद रखेंगे, 12 से 18 वर्ष जो है किशोरावस्था की एज है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर बच्चे जो हैं आज़ाद रहना पसंद करते हैं, उन्हें जो है अपनी पसंद के दोस्त बनाना अच्छा लगता है। वह क्या करते हैं? अपने जो हैं चीज़ों को सही गलत समझने लगते हैं। कई बार उनके साथ ऐसा हो जाता है वो स्वतंत्रता के भाव में रहना चाहते हैं। तो इस एज को हम क्या बोलते हैं? इस एज को हम बोल सकते हैं तूफान और तनाव की स्थिति भी इस एज को बोली जाती है। तूफान और तनाव, इसको तनाव की अवस्था भी बोला जाता है। इसमें बच्चे में क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। वो है बंधन में रहना पसंद नहीं करता, रोक टोक उसको अच्छी नहीं लगती है, जो चाहे उसके पेरेंट्स के द्वारा हो, टीचर्स के द्वारा हो। तो ये जिस तरह की होती है, बच्चे जो है अपने दोस्तों के साथ रहना ही पसंद करते हैं, जो वो अपनी पसंद से बनाते हैं। टीचर का कहना उनको पसंद नहीं आता है, पेरेंट्स अगर उनको किस चीज़ के लिए बोलते हैं तो वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। इसमें बच्चे में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं हम किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष। अब आ जाते हैं हम प्रौढ़ावस्था पर। ये होती है 18 वर्ष के बाद की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो एज डिफाइन की गई है वो आपने जान ही ली है। पहली जो एज होती है वो कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद अगली जो एज होती है वो हमारी 2 से 6 वर्ष होती है। फिर बाल्यावस्था को 2 एजों में डिफाइन किया गया है, 2 से 6 मान सकते हैं। और यहाँ पर 6 से 11 भी आप इसको समय
मान सकते हैं इस एज का। और उसके बाद आ जाती है हमारी यहाँ पर किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से आगे कितने तक होती है, ये होती है हमारी 18 वर्ष तक की आयु। और उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, जो 18 वर्ष के बाद चलती रहती है जीवन पर्यंत। तो यहाँ पर हमने सारी एजेस जान लिए हैं, वृद्धि और विकास में अंतर जान लिए हैं। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।